हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जो अपनी ज्योग्राफी की क्लास यहाँ पर चल रही है और भौतिक प्रदेशों वाला अपना चैप्टर चल रहा है। भारत के भौतिक प्रदेशों की अपनी आज की ये लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों। इसमें हम चर्चा करेंगे द्वीप समूहों के बारे में, दी आइसलैंड्स के बारे में। आज की हम इस क्लास में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक बार आप फटाफट से सेशन को शेयर कर दें, दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दें और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे द्वीप समूहों के बारे में। अभी तक हम भौतिक प्रदेशों की बात करें तो 4 भौतिक प्रदेश अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। दूसरा हमने चर्चा की उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे नंबर पे हमने पढ़े थे तटीय मैदान। तो जिस किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लासें, लास्ट क्लासें नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले उसको लास्ट की और पीछे वाली क्लासों को देखना है और उसी के बाद में क्रम आपको समझ में आएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जिस किसी ने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं या आई बेल में भी आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लास्ट की क्लासें देखनी है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे द्वीप समूहों के बारे में। और इससे पहले अगर किसी विद्यार्थी ने थ्रोन एजुकेशन का अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको सबसे पहले थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो इस लोगो के साथ में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। लिंक की बात करें तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बात करें तो आपको पेड कोर्सेज के अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत सारे नोट्स और ई बुक जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो करंट अफेयर के लिए ई बुक वाले सेक्शन में आपके लिए मंथली बूस्टर के नाम से एक मैगजीन मिलेगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्रिंट आउट निकलवा के आप उसको याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मिनिमम पेज उसमें रखे गए हैं, कम से कम कंटेंट ओनली एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है। तो उसका आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, आपको याद करने में उसमें आसानी होगी। उसके अलावा थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में आपको डेली क्विज और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं या जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहते हैं। तो आपको थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है दोस्तों। आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लोगों के साथ में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बातचीत करें कि अगर राजस्थान के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो राजस्थान के लिए सीटी स्पेशल एक बैच लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन पे, वो उस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं तो आने वाली राजस्थान की सीटी के अंदर आने वाली सभी वैकेंसियों के आगामी जो भी कोर्स रहेंगे आपके लिए वो फ्री रहेंगे, निःशुल्क रहेंगे। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा, कुछ सीमित विद्यार्थियों के लिए ये व्यवस्था की गई है थ्रोन एजुकेशन की तरफ से। तो ये आपको डाउनलोड करना है और सीटी बैच के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे द्वीप समूहों के बारे में। यहाँ पे अपना जो भारत का पांचवा जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 5वें भौतिक प्रदेश की जो हम बात करते हैं द्वीप समूहों की, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें भारत के द्वीप समूहों के बारे में। हेडिंग आपको क्या डालनी है? द्वीप समूह। हेडिंग आपको क्या डालनी है दोस्तों? द्वीप समूह, दी आइसलैंड्स की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। द्वीप समूह, दी आइसलैंड्स। आइसलैंड्स की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो जब भी हम द्वीप समूहों को यहाँ पे पढ़ेंगे तो द्वीप समूहों की चर्चा हम यहाँ पर 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्टों में इसका हम यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे और 3 पार्टों में डिवाइडेशन किस तरीके से रहेगा एक बार वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। द्वीप समूहों की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ने होते हैं अरब सागर के द्वीप।
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अरब सागर के द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के बाद में हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी के बाद में हम चर्चा करेंगे अप तटीय द्वीपों की। किसकी? अप तटीय द्वीपों की। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अप तटीय द्वीपों की। अप तटीय द्वीप से क्या तात्पर्य रहेगा, इसके बारे में एक लाइन हम आपको बताएं तो जो तटों के समीप स्थित द्वीप रहेंगे, ये जो तटीय सीमा है, इस तट के आसपास जो नजदीक में जो द्वीप समूह या द्वीप स्थित हैं वो अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर एक केडियाबेट, एलियाबेट द्वीप रहेगा। मुंबई की बात करें तो सेलसेट द्वीप पर मुंबई बसी हुई है। और इसी तरीके से कुल मिला के 10 से 11 द्वीप हमें यहाँ पे पढ़ने हैं जो अपतटीय द्वीप के अंडर में आएंगे। जैसे कौन कौन से हमें देखने हैं, इधर हम देखते हैं अरब सागर के द्वीपों की। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पर हमें चर्चा करनी है किसकी? लक्षद्वीप समूह की। यहाँ पर जो हम द्वीप पढ़ेंगे, लक्षद्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। इधर अगर हम बात करें तो हमें कौन से द्वीप पढ़ने होंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पढ़ना होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा करनी होगी। के बाद में इधर हम आते हैं जब अपतटीय द्वीपों के बारे में, तो हमें पढ़ना है केडिया द्वीप, सेलसेट द्वीप। जैसे कौन सा हो जाएगा, एक हम पढ़ेंगे केडिया द्वीप, सेलसेट द्वीप, केडियाबेट हो गया, एलियाबेट हो गया, सेलसेट हो गया, एलिफेंटा द्वीप एक आता है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा के बाद में एक आता है नेत्राणी द्वीप, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, नेत्राणी द्वीप, पंबन द्वीप। उसके अलावा हम बात करें तो एक आता है श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो इन सभी की हम चर्चा करेंगे अपतटीय द्वीपों के रूप में, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के ये 3 तरीके से हम द्वीपों का विभाजन करते हैं। इन 3 तरीके से विभाजन करने के पश्चात हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। बात करें लक्षद्वीप समूह की, तो लक्षद्वीप में जो द्वीप स्थित हैं इनको मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मूंगा द्वीप भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूंगा द्वीप भी इन्हें कहते हैं। ये कौन से द्वीप हो जाएंगे? मूंगा द्वीप। और इधर इनकी बात करें कौन से? बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की, अंडमान निकोबार के द्वीपों की, इनको पन्ना द्वीप कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? पन्ना द्वीप इन्हें कहा जाता है। इधर बात करें मूंगा द्वीपों की, या यूं कहें कि लक्षद्वीप समूह की हम बात करें तो इसमें टोटल 36 द्वीप आते हैं। और दूसरी ओर इधर हम बात करें अंडमान और निकोबार के बारे में, तो यहाँ पे जो टोटल द्वीप आते हैं वो कितने हो जाएंगे? 572 द्वीप। में टोटल कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप आते हैं। ठीक है, तो ये विभाजन है, ये वर्गीकरण है जो हमें नेक्स्ट क्लास में, अब अगला जो अपना 1 घंटा रहेगा, नेक्स्ट 1 घंटे में जो हम चर्चा करेंगे इन 3 टॉपिकों के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप हेडिंग डालें द्वीप समूह आइसलैंड्स, और उसमें हेडिंग डाल के इसी तरीके से ये एक फ्लो चार्ट आप बना लें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि किस तरीके से हमें किस क्रम में चीज़ों को पढ़ना है। अरब सागर में द्वीप हमें पढ़ना है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप की बात करें तो इसको मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या की बात करें तो 36 रहेंगे।
बंगाल की खाड़ी के द्वीप की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमें पढ़ना है, और इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप में जो स्थित है इन्हें पन्ना द्वीप भी कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 572 रहते हैं। अब तटीय द्वीप से क्या तात्पर्य रहेगा कि तटों के समीप स्थित द्वीप क्या कहलाते हैं, अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। और इन अपतटीय द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे हमें पढ़ना है केडिया बेट, सेलसेट, एलिफेंटा, नेत्राणी, व्हीलर, पंबन, श्रीहरिकोटा। इस तरीके से कुल मिला के 11 से 12 द्वीप हैं जो हमें याद रखने हैं, हमें पढ़ने हैं अपतटीय द्वीपों में। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अरब सागर के द्वीपों के बारे में, या फिर यूं कहें कि लक्षद्वीप समूह। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यानी कि इनकी हम चर्चा करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप के जो द्वीप हैं ये कौन से हो जाएंगे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। और इन द्वीपों की बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की, इसमें क्या बताया, इनकी संख्या आपको याद रखनी है, कितनी हो जाएगी, 572। इनकी संख्या आपको याद रखनी है, 572 इनकी संख्या रहती है। इनको पन्ना द्वीप के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, पन्ना द्वीप इन्हें कहा जाता है, पन्ना द्वीप इन्हें कहा जाता है। बात करें इस अंडमान और निकोबार द्वीप की, तो ये जो है यहाँ पे हम जो देखते हैं अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, इसी अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार इन्हें माना जाता है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार इन्हें माना जाता है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का इन्हें विस्तार माना जाता है। बात करें इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो सबसे ऊंची चोटी है वो ऊंची चोटी क्या रहेगी, सैडल पीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है, सैडल पीक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी रहती है। उसके अलावा बात करें तो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के जो दो ज्वालामुखी हम पढ़ते हैं, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसे नारकोंडा द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ पर रहता है, इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके अलावा एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है 8-4 से जिसे हम काउंट करते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी में स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट या जिसे हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी कहाँ पर स्थित रहेगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन जनजातियों के अक्सर नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज। ये कुछ जनजातियाँ हैं, 2-3 प्रमुख जनजातियाँ हैं जो यहाँ पे पूछी जाती हैं आपसे, आपको याद रखनी है। तो एक बार आप फटाफट से हेडिंग डाल लें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहली आप यहाँ पे हेडिंग डाल लें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे हेडिंग डाल लें और फटाफट से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स पेन कॉपी आपको लेके साथ में बैठना है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो इन्हें पन्ना द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे आप नोट कर ले, इन्हें पन्ना द्वीप भी कहते हैं, इन्हें पन्ना द्वीप भी कहते हैं, पन्ना द्वीप भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हमने क्या बताया, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 572 आपको याद रखनी है।
टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इन द्वीपों की? 572। इस समूह में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप इसमें रहेंगे। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कई बार पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। कौन सी रहेगी? सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी रहेगी कौन सी? सैडल पीक। और इस सैडल पीक की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगी? उत्तरी अंडमान में। कौन सी द्वीप पर? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित रहेगी सैडल पीक। के बाद में हमने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पर भारत के दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। भारत के दो ज्वालामुखी हैं, यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं इसी द्वीप पर, वो आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय ज्वालामुखी। बात करें इस सक्रिय ज्वालामुखी की तो अभी हमने क्या बताया? इस सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम रहेगा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसको बैरन द्वीप कहा जाता है। किस नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों? बैरन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी रहेगा। उसके बाद में भारत का एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों, नारकोंडा द्वीप। क्या हो जाएगा? नारकोंडा द्वीप। नारकोंडा द्वीप यहाँ पर एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ की प्रसिद्ध कुछ प्रमुख जनजातियां आपको याद रखनी है। प्रमुख जनजातियां इस द्वीप समूह की, प्रमुख जनजातियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, सीधी एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं कि अंडमानी, निकोबारी और सेंटलीज आपको याद रखनी है। अंडमानी, अंडमानी के बाद में निकोबारी, अंडमानी, निकोबारी और कौन सी हो जाएगी? सेंटलीज। अंडमानी, निकोबारी और कौन सी जनजाति यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? सेंटलीज। ये सेंटलीज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। उसके अलावा एक पॉइंट हमने क्या बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इसी द्वीप पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इसी द्वीप पर स्थित है। और ये दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप नोट करें, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पार्सन पॉइंट। क्या हो जाएगा? पार्सन पॉइंट। इस बिंदु की अगर हम बात करें तो ये कहां पर रहेगा? ग्रेट निकोबार पर स्थित रहेगा। कौन से द्वीप पर स्थित रहेगा दोस्तों? ग्रेट निकोबार पर। ग्रेट निकोबार पर ये बिंदु स्थित रहेगा। तो एक बार आप ये दो तीन जो पॉइंट हैं यहाँ तक के, ये पॉइंट आप एक बार फटाफट से नोट करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है और ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ये आपको नोट करने हैं। ग्रेट निकोबार, ये जैसे द्वीपों के क्रम की यहाँ पे बात करें, ये जैसे छोटे छोटे ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें लगभग 572 द्वीप हैं इसमें, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात करें, एक बार आप यहाँ पे नोट करें, जैसा कि आप कुछ इस तरीके से नोट करें, 7 से 8 पॉइंट आप नोट कर लें। 1, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से एक क्रम में आप नोट करें। जैसे एक हम देखते हैं म्यांमार का द्वीप हम काउंट करते हैं, कौन सा? कोको द्वीप। कहां पर स्थित रहेगा? कोको द्वीप म्यांमार का है, ना कि भारत का।
कोको द्वीप कहाँ का रहेगा, म्यांमार का रहेगा। उसके बाद में 3 द्वीप आते हैं, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान, मध्य और कौन से, दक्षिणी अंडमान हो जाएंगे। ये 3 द्वीप क्रम से आते हैं। ये कौन सा हो गया, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उसके बाद में ये एक द्वीप आता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और ये एक द्वीप यहाँ पे आएगा कौन सा, दक्षिणी अंडमान। ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान के बाद में 3 द्वीप आते हैं लगातार, लघु अंडमान, कार निकोबार और लघु निकोबार के नाम से। कौन कौन से हो जाएंगे, एक द्वीप आएगा कौन सा, ये आएगा लघु अंडमान के नाम से, लघु अंडमान। लघु अंडमान के बाद में आता है कार निकोबार, कार निकोबार। और कार निकोबार के बाद में जो जस्ट नीचे आएगा इसको कहते हैं लघु निकोबार। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु निकोबार, ये हो जाएगा लघु निकोबार। और ये जो सबसे लास्ट का पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट निकोबार। ये कुछ द्वीपों का क्रम है उत्तर से दक्षिण में। क्रम अक्सर नहीं पूछा जाता है। एक सबसे लास्ट में फिर आता है एक सुमात्रा द्वीप आता है, कौन सा, इंडोनेशिया का रहेगा, कौन सा, सुमात्रा द्वीप। और बात करें सुमात्रा द्वीप की, कहाँ का है ये, इंडोनेशिया का। ये कहाँ का रहेगा, इंडोनेशिया का। अब यहाँ से अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इन द्वीपों के बारे में, जैसा कि एक तो आपको क्रम समझ में आया, जैसा हमने बताया ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। इसी ग्रेट निकोबार पर अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो कि सैडल पीक रहती है। ये कहाँ पर स्थित रहेगी, सबसे ऊंची चोटी ये इस वाले द्वीप पर उत्तरी अंडमान पर स्थित रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चैनल पूछे जाते हैं अपने से, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कोको चैनल कौन कौन से द्वीप के मध्य है या किस किस को जोड़ता है। तो आपको याद रखना है जब आपसे पूछा जाए कोको चैनल के बारे में, कोको चैनल अगर आपसे पूछा जाता है कोको चैनल के बारे में, तो आपको याद रखना है ये किस किस के मध्य में रहेगा, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में। या आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कोको चैनल। ठीक है, या यूं भी पूछ सकता है कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो भी आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, कोको चैनल। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है डंकन जल संधि के बारे में। डंकन जल संधि के बारे में पूछा जाता है, और जब भी आपसे डंकन जल संधि के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है कौन सी, डंकन जल संधि, डंकन जल संधि। डेक्कन जल संधि किस किस के बीच में रहेगी, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। उसके बाद में एक चैनल पूछा जाता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल के बारे में चर्चा की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल कौन से द्वीपों के मध्य में स्थित रहता है, तो आपको याद रखना है कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में। कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में कौन सा चैनल रहता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कार निकोबार और लघु निकोबार के मध्य में स्थित है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है ग्रेट चैनल के बारे में कि ग्रेट चैनल किस किस के मध्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार और जो सुमात्रा द्वीप है यानी कि इंडोनेशिया के मध्य में जो चैनल स्थित है उसको क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, ग्रेट चैनल इसे कहते हैं। तो ऊपर के जो स्टार्टिंग के दो हैं, एक तो कौन सा, कोको चैनल अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया है, दूसरा ग्रेट चैनल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है, तो आपको याद रखना है ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सुमात्रा द्वीप की, ये सुमात्रा द्वीप किसका है, इंडोनेशिया का द्वीप है, ना कि भारत का। तो ये क्रम आप यहाँ पर नोट कर लें, और यहाँ पे आपको 3 चैनल याद रखने हैं, एक कोको चैनल म्यांमार और भारत के मध्य में, डंकन जल संधि की बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में,
10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये आपको याद रखना है कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में, और ग्रेट चैनल आपको याद रखना है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। भारत और इंडोनेशिया के मध्य में कौन सा चैनल रहेगा? ग्रेट निकोबार चैनल रहेगा। तो ये चैनल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं, एक बार ये फटाफट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें फटाफट से, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। हमने संख्या देखी, सबसे ऊंची चोटी देखी, सैडल पीक देखी, ज्वालामुखी देखी, जनजातियां। उसके अलावा एक खास बात और है, इस अंडमान निकोबार द्वीप की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद में सबसे अधिक अगर नेशनल पार्क कहीं पे स्थित हैं तो वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मध्य प्रदेश के बाद में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहीं पर स्थित हैं, वो कहाँ पर स्थित रहेंगे दोस्तों? इसी अंडमान और निकोबार में स्थित रहेंगे। ये आप नोट कर लें यहाँ तक के। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि एमपी के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में सबसे अधिक नेशनल पार्क और कितने हैं? लगभग 9 नेशनल पार्क हैं। एमपी में बात करें तो शायद 11 नेशनल पार्क हैं। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, एमपी में शायद 11 नेशनल पार्क हैं और यहाँ पर बात करें तो 9 नेशनल पार्क हैं। अधिक नेशनल पार्क कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। इन 9 के नाम अक्सर आपसे पूछ सकता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है। जैसे कि एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, कौन सा? पहले तो 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, वो उत्तरी बटन, मध्य बटन और कौन सा? दक्षिणी बटन। 3 नेशनल पार्क कौन से हो जाएंगे? एक तो उत्तरी बटन नेशनल पार्क, दूसरा आपको याद रखना है दक्षिणी बटन नेशनल पार्क, उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन नेशनल पार्क, उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन, और एक यहाँ पे कौन सा बचता है? मध्य बटन नेशनल पार्क। उसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है एक नेशनल पार्क यहाँ पे आता है, कौन सा? महात्मा गांधी नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। एक नेशनल पार्क यहाँ पे 5वां आता है, रानी झांसी नेशनल पार्क। रानी झांसी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर रहेगा? इसी उत्तरी अंडमान में, और सॉरी इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, रानी झांसी नेशनल पार्क। एक आता है हैरियर एवं हैवलॉक नेशनल पार्क, हैरियर एंड हैवलॉक नेशनल पार्क। हैरियर और हैवलॉक करके यहाँ पर जो 2 द्वीप हैं जिनका नाम चेंज कर दिया गया था शायद 2019 में, हैरियर और हैवलॉक का बोस के नाम से, कुछ सुभाष चंद्र बोस के नाम से इनका नाम चेंज किया गया था। एक बार आप क्रॉस चेक इसको कर लें। उसके बाद में एक 7वां नेशनल पार्क यहाँ पे आता है। हैरियर और हैवलॉक के बाद में एक आता है सैडल पीक नेशनल पार्क या सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। पर इसी सैडल पीक के बारे में हमने बताया था कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी रहेगी सैडल पीक। और एक 8वां यहाँ पे एक आता है, कौन सा? ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क, ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क, ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क। उसके बाद में एक यहाँ पे बचता है शायद गैलेथिया करके कुछ एक नेशनल पार्क है, गैलेथिया करके नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क। तो ये कुल मिला के 9 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान इसमें स्थित हैं। ये आपको याद रखने हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ पे है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हैरियर एवं हैवलॉक नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो एक तो आपको क्रॉस चेक क्या करना है कि यहाँ पे नेशनल पार्कों की संख्या तो 2 है, लेकिन आपको देखना है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, और आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ तक हम चर्चा करते हैं, ये अपनी कंप्लीट होती है। अंडमान निकोबार से जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इतने ही क्वेश्चन रहते हैं।
उसके बाद में हमें नेक्स्ट देखना है लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप की बात करें तो इधर जो कुछ द्वीप स्थित हैं, कौन से, ये वाले जो द्वीप स्थित हैं, ये वाले द्वीप कौन से हो जाएंगे, लक्षद्वीप समूह। अरब सागर में स्थित द्वीपों को लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप समूह। बात करें इन लक्षद्वीप समूह की, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नारचो पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी रहती है। कौन सी, नारचो पीक। नारचो पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी रहती है। एक पॉइंट क्या बताया था अभी कि जो ये लक्षद्वीप समूह है इनको मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इनको मूंगा द्वीप कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको मूंगा द्वीप कहा जाता है। इनकी कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या लगभग हमने यहाँ पे कितनी बताई थी, इनकी कुल संख्या लगभग 36 के आसपास इनकी संख्या रहती है। 36 के आसपास इनकी यहाँ पे संख्या रहती है। यहाँ स्थित एक चैनल अपने को याद रखना है। यहाँ के प्रमुख द्वीपों की बात करें तो अमन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, पित्ती द्वीप, ये 2-3 यहाँ पे प्रमुख द्वीप आते हैं, जैसे कि अमन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। एक द्वीप आता है पित्ती द्वीप। इस पित्ती द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। पित्ती द्वीप, इसको चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालें, नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, लक्षद्वीप समूह। दूसरा आपको यहाँ पे पॉइंट डालना है लक्षद्वीप समूह के बारे में। 2 नंबर पे आप हेडिंग डालें लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। और इस लक्षद्वीप में आपको नोट करना है कि इन्हें क्या कहा जाता है। ये पहली बात तो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित द्वीप है, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित द्वीप है। क्या क्या बताया कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मूंगा द्वीप के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें मूंगा द्वीप भी कहा जाता है, मूंगा द्वीप इन्हें कहा जाता है। इनकी संख्या की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको याद रखना है, संख्या लगभग 36 के आसपास इनकी संख्या रहती है। सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे यहाँ पे पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सबसे ऊंची चोटी अभी यहाँ पे क्या बताई थी, कौन सी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी रहती है कौन सी, नारचो पीक, नारचो पीक, नारचो पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी रहती है। उसके बाद में क्या बताया था, नारचो पीक हो गई, 36 इनकी संख्या हो गई। प्रमुख द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख द्वीप आते हैं, कौन से, यहाँ के जो प्रमुख द्वीप अपने आते हैं इसमें आता है अमन द्वीप, एक अमन द्वीप रहता है, एक पित्ती द्वीप रहता है, पित्ती द्वीप आता है। इस तरीके से और बात करें तो अमन द्वीप, पित्ती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। ये कुछ यहाँ पे प्रमुख द्वीप हैं, ये अपने को याद रखने हैं। यहाँ पे एक आपको नोट डालना है और नोट डाल के एक बात नोट करनी है कि पित्ती द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। पित्ती द्वीप को, इस पित्ती द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, चिड़ियों का पित्ती द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर जो चिड़िया की प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेकों प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चिड़िया की प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। कौन से द्वीप को, पित्ती द्वीप को, पित्ती द्वीप को। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्थित 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। यहाँ पर स्थित 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को
लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? मालदीव से अलग करता है। मालदीव से अलग करता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था किसके बारे में, ग्रेट चैनल के बारे में देखा था, जिस तरीके से ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, उसी तरीके से कौन सा चैनल है यहाँ पे, कौन सा चैनल रहेगा? 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे कौन सा चैनल रहेगा? 8 डिग्री चैनल ये रहेगा। ये 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य में है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप और किसके बीच में? मालदीव के मध्य में कौन सा चैनल रहेगा? 8 डिग्री चैनल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखने हैं। लक्षद्वीप से संबंधित अपने ज़्यादा कुछ फैक्ट यहाँ पे नहीं बनते हैं, जो अपने एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इतने ही हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। अपना लक्षद्वीप समूह यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना कौन से बचते हैं? हमने बताया था तीसरा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अब तटीय द्वीपों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हमने बताया अब तटीय द्वीप। इन्हीं अब तटीय द्वीपों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप एक बार हेडिंग डाल लें, अब तटीय द्वीप। आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है अब तटीय द्वीप। 3 नंबर पे तीसरी हेडिंग डाल लें, अब तटीय द्वीप। अब तटीय द्वीप। अब तटीय द्वीप से क्या तात्पर्य बताया यहाँ पे कि तटों के समीप स्थित जो द्वीप रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? अब तटीय द्वीप कहलाएंगे। तटों के समीप स्थित जो द्वीप हैं वो द्वीप क्या कहलाते हैं? अब तटीय द्वीप कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अब तटीय द्वीप हमें पढ़ने हैं। इन अपतटीय द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे आप एक एक करके एक बार मैप देख लें, मैप में दर्शा लें इस तरीके से, ताकि आपको याद रह सकें। सबसे पहले हम देखेंगे केडियाबेट और एलियाबेट द्वीपों की बात करेंगे। यहाँ पे खंबात की खाड़ी में 2 द्वीप स्थित हैं। कौन से? केडियाबेट और एलियाबेट द्वीप। नर्मदा के मुहाने पर स्थित रहेंगे ये केडियाबेट और एक आता है एलियाबेट। एलियाबेट, केडियाबेट द्वीप और एलियाबेट द्वीप दोनों कहाँ पर रहेंगे? इस खंबात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा के मुहाने पर ये स्थित रहेंगे। नर्मदा के मुहाने पर, नर्मदा के मुहाने पर, नर्मदा के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में ये स्थित है। खंबात की खाड़ी में, नर्मदा के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में, यानी कि गुजरात में 2 द्वीप स्थित हैं, केडियाबेट और एलियाबेट द्वीप। उसके बाद में हम एक द्वीप की बात करते हैं, सैलसेट द्वीप, जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर आपसे पूछा जाए कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सैलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। कौन से द्वीप पर? सैलसेट द्वीप पर। और इस सैलसेट द्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र में स्थित रहेगा। कौन सा द्वीप? सैलसेट द्वीप। ये वाला आ जाएगा सैलसेट द्वीप। ये कौन सा हो जाएगा? सैलसेट द्वीप। सैलसेट द्वीप के अलावा महाराष्ट्र में एक हमें पढ़ना होता है, कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। एक ये कौन सा हो जाएगा? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप के अलावा तटों के समीप हमें जो देखने होते हैं, हम एक बात करते हैं नेत्राणी द्वीप की। ये सैलसेट और एलिफेंटा दोनों ही कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? ये यहाँ पे स्थित है महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। एक आता है नेत्राणी द्वीप, जो कि कहाँ पर स्थित रहता है? कर्नाटक में स्थित रहता है।
नेत्राणी द्वीप कर्नाटक के पास में स्थित है। कर्नाटक के तट पर एक द्वीप आता है, नेत्राणी द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। नेत्राणी द्वीप। नेत्राणी द्वीप कहाँ पर रहता है? कर्नाटका में। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। नेत्राणी द्वीप के अलावा यहाँ पे केरल में एक द्वीप आता है, और इस केरल वाले द्वीप की अगर यहाँ पे बात करें तो ये कौन सा द्वीप रहता है? आपको याद रखना है दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। वेलिंगटन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर रहता है ये वेलिंगटन द्वीप? केरल के तट के समीप स्थित रहता है वेलिंगटन द्वीप। उसके बाद में तमिलनाडु में एक द्वीप आता है, पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा आता है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप को क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित रहेगा? तमिलनाडु के तट पर। पंबन द्वीप या इसको रामेश्वरम भी कहते हैं, रामेश्वरम द्वीप। कहाँ पर स्थित रहेगा? तमिलनाडु के तट पर। उसके अलावा एक आपको याद रखना है, श्री हरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट के पास में स्थित है। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट के पास में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। इस हरिकोटा द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। कौन सा? सतीश धवन अनुसंधान सतीश धवन अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इस श्री हरिकोटा द्वीप के सामने यहाँ पर एक झील स्थित है, पुल्लिकट झील। आंध्र प्रदेश की एक झील यहाँ पर आती है, और ये झील कौन सी रहेगी? आपको याद रखना है, इसका नाम पुल्लिकट झील। कौन सी झील है ये? पुल्लिकट। पुल्लिकट झील आपको याद रखनी है, इसी हरिकोटा द्वीप के सामने स्थित रहती है। उसके बाद में उड़ीसा में एक द्वीप आता है, और उसकी बात करें तो व्हीलर द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। इधर उड़ीसा का एक द्वीप आता है, और ये कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा में यहाँ पर एक द्वीप आता है, इसको व्हीलर द्वीप कहते हैं। व्हीलर द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अन्य नाम की बात करें तो इसको अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे बात करें तो जब भारत में लंबी दूरी की मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है वो कौन से द्वीप से होता है? इसी व्हीलर द्वीप से किया जाता है लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण। तो यहाँ पे आप नोट कर ले, लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कौन से द्वीप से किया जाता है? तो आपको याद रखना है, अब्दुल कलाम द्वीप, या इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित रहेगा? उड़ीसा में ये स्थित है। ये द्वीप उड़ीसा में स्थित है, और इसी द्वीप के सामने एक झील स्थित है उड़ीसा में, और ये कौन सी झील रहेगी? ये झील यहाँ पर रहती है चिल्का झील। ये एक यहाँ पे झील रहती है, और इस झील को आपको याद रखना है, कौन सी झील रहती है? ये चिल्का झील। क्या नाम है झील का? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर रहती है? ये ओडिशा में स्थित रहती है। उसके बाद में एक द्वीप आता है चांदीपुर द्वीप। इसी ओडिशा के तट पर एक अन्य द्वीप है, चांदीपुर द्वीप। इसी ओडिशा के तट पर एक अन्य द्वीप है, चांदीपुर द्वीप। इसी ओडिशा के तट पे ये कौन सा द्वीप है? चांदीपुर द्वीप। कहाँ पर रहेगा? ओडिशा में स्थित रहेगा। उसके अलावा एक द्वीप आता है गंगा सागर द्वीप, और इस गंगा सागर द्वीप की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है। यहाँ पर आप देखोगे पश्चिम बंगाल के तट पर एक स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित रहेगा? पश्चिम बंगाल के तट के पास में।
तो ये कुछ द्वीप हैं जिन्हें अपतटीय द्वीप की कैटेगरी में रखा जाता है, अपतटीय द्वीप की कैटेगरी में रखा जाता है। ये आपको याद रखने हैं। केडिया बेट या एलिया बेट द्वीप बात करें गुजरात में स्थित रहेंगे। केडिया बेट और एडिया बेट कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं, दो द्वीप गुजरात में। महाराष्ट्र में बात करें तो दो द्वीप आपको याद रखने हैं, सेलसेट द्वीप और कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। सेलसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं, महाराष्ट्र के तट के पास में स्थित हैं। और आपसे पूछा जाए मुंबई शहर के बारे में तो जो मुंबई शहर है इसी सेलसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। इसी सेलसेट द्वीप के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? मुंबई शहर बसा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेत्राणी द्वीप। कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक के तट पर नेत्राणी द्वीप है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप जो कि किस पर स्थित है? वेबनाड झील के बीच में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रहेगी कौन सी? वेबनाड झील। और इसी वेबनाड झील के बीच में स्थित है कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी वो भी यहीं पे वेलिंगटन द्वीप में ही रहेगा। तो एक बार ये मैप में आप दर्शा लें चीज़ों को फटाफट से। उसके बाद में इनको एक बार लिख लेते हैं, हम एक क्रम में लिख लेते हैं तटीय द्वीप कि कौन सा द्वीप कौन से स्टेट में, राज्य कौन से स्टेट में स्थित है। फटाफट से 1 बाय 1 करके हम इनको लिख लेंगे। एक बार मैप में भी दर्शा लें ताकि एक माइंड मैप आपके मन में बन सके, दिमाग में चीज़ें सेट हो सकें। फटाफट से एक बार कर लें अपतटीय द्वीप, उसके बाद यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अपतटीय द्वीप में आप लिख सकते हैं कि तटों के पास व डेल्टाओं के सामने पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप। अपतटीय द्वीप में आप नोट कर लें तटों के पास, तटों के पास व डेल्टाओं के सामने, तटों के पास व डेल्टाओं के सामने पाए जाने वाले, सामने पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप, पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप क्या कहलाते हैं? अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे द्वीप अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। ये नोट कर लें, ये बना लें। उसके बाद में एक बार आप लिख लें फटाफट से केडिया बेट व एलिया बेट। यहाँ पे पहला एक आप द्वीप लिखे, कौन सा? केडिया बेट एंड एलिया बेट। केडिया बेट और एलिया बेट, इसमें आप लिखे कहाँ पर स्थित रहेंगे? गुजरात के तट पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी में। गुजरात के तट पर स्थित हैं, तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित हैं। गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी में कौन से द्वीप स्थित रहेंगे? एलिया बेट और केलिया बेट, केडिया बेट और एलिया बेट। उसके बाद में नेक्स्ट नोट करें सेलसेट द्वीप के बारे में। इस सेलसेट द्वीप के बारे में क्या याद रखना है कि कहाँ पर स्थित रहेगा? महाराष्ट्र के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर यह स्थित है। क्या खास बात है? मुंबई शहर इसी पे बसा हुआ है। मुंबई शहर इसी द्वीप पर बसा हुआ है। कौन से पर? सेलसेट द्वीप पर, इसी द्वीप पर बसा हुआ है। इसी द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई शहर। सेलसेट द्वीप के बाद में आपको याद रखना है एक द्वीप यहाँ पे कौन सा आता है? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा, एलिफेंटा की बात करें तो ये भी कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र के तट पर।
एलिफेंटा के बाद में एक आता है नेत्राणी द्वीप। और इस नेत्राणी द्वीप की अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, केरल के तट के पास निर्मित है। नेत्राणी द्वीप इंपॉर्टेंट, सॉरी नेत्राणी द्वीप तो सॉरी कहां पर रहेगा, कर्नाटका में, कर्नाटक के तट पर। कर्नाटक में स्थित रहेगा नेत्राणी द्वीप। नेत्राणी द्वीप के बाद में एक हमने पढ़ा था वेलिंगटन द्वीप। कौन सा, वेलिंगटन द्वीप। और ये वेलिंगटन द्वीप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप के बारे में क्या बात आपको याद रखनी है कि ये एक कहाँ पर स्थित रहेगा, केरल के तट के पास में तो स्थित है, केरल के तट पर, केरल के तट के पास में ये स्थित है। दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित, अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप रहेगा, अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप रहेगा, अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप रहेगा। कौन सा, नेत्राणी द्वीप। यह द्वीप में वेबनाड झील के मध्य बसा हुआ है। यह द्वीप वेबनाड झील के वेबनाड झील के मध्य बसा हुआ है, झील के मध्य बसा हुआ है। वेबनाड झील के मध्य बसा हुआ है। बात करें इस वेबनाड झील की, ये जो वेबनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील इसको माना जाता है। वेबनाड झील को भारत की सबसे लंबी झील माना जाता है। इस वेबनाड झील पर बात करें, इसी द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप पर एक नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे रहता है। नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी इसी द्वीप पर स्थित है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। चलिए, ये वेलिंगटन द्वीप से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे छोटा NH-47A भी इसी द्वीप पर स्थित है, जो कि वेलिंगटन द्वीप को भारत से जोड़ता है, यानी कि केरल से जोड़ता है, NH-47A। वेलिंगटन द्वीप के बाद में आपको याद रखना है कौन सा, एक पंबन द्वीप आएगा, एक द्वीप आता है पंबन द्वीप। और इस पंबन द्वीप की बात करें तो क्या बताया, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित रहेगा, तमिलनाडु के तट पर। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित रहेगा, तमिलनाडु के तट पर। के बाद में एक द्वीप हमने बताया इंपॉर्टेंट रहेगा, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित रहेगा, आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित रहेगा श्री हरिकोटा द्वीप। यहाँ पर कौन सा अंतरिक्ष केंद्र बताया था, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। सतीश धवन सतीश धवन अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र। कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आपको याद रखना है श्री हरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश पर यह स्थित रहेगा। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर जो स्थित है। यहाँ पे कौन सा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपको याद रखना है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र।
उसके बाद में एक बचता है अपना चांदीपुर द्वीप, उड़ीसा के तट पर। एक नेक्स्ट कौन सा आता है, चांदीपुर। चांदीपुर द्वीप उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर ये स्थित रहेगा। चांदीपुर के बाद में एक हमने बताया था कौन सा, व्हीलर द्वीप। एक कौन सा है, व्हीलर द्वीप। और इस व्हीलर द्वीप का अन्य क्या नाम रहता है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में जो लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण इसी द्वीप से किया जाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप से। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है इसी व्हीलर द्वीप से। ये हमने यहाँ पे भी आपको ये बात बता दी थी। और उसके बाद में एक अपना लास्ट कौन सा बचता है, चांदीपुर और गंगा सागर। चांदीपुर अपना हो गया, गंगा सागर बचता है। चांदीपुर हमने देख लिया, यहाँ पे कौन सा बचता है, गंगा सागर द्वीप। और ये गंगा सागर आप नोट कर लें कहाँ पर रहेगा, पश्चिम बंगाल के तट पर। व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर द्वीप कहाँ पे बताया, ओडिशा के तट पर। कहाँ पर रहेगा, ओडिशा के तट पर, ओडिशा में स्थित रहेगा। तो ये थे अपने भारत के कुछ जो अपतटीय जो द्वीप थे, उन अपतटीय द्वीपों की हमने यहाँ पे चर्चा की। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना जो द्वीप समूह वाला जो चैप्टर है, द्वीप समूह वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसी के साथ में यहाँ पे अपने द्वीप समूह ये कंप्लीट हो जाते हैं। और इन द्वीप समूहों के कंप्लीट होने के साथ में ज्योग्राफी के अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने चर्चा करी थी भारत के सामान्य परिचय की, जिसमें हमने देखा भारत का नामकरण देखा, नामकरण के अलावा स्थिति देखी, विस्तार देखा, क्षेत्रफल देखा, भारत के क्षेत्रफल की अन्य देशों के साथ में तुलना करी, और उसके अलावा क्षेत्रफल के बाद में सीमाएं देखी, छोटे बड़े राज्य देखे, कुछ विविध तथ्य देखे पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर अपना भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इस भारत के भौतिक प्रदेश में चारों पांचों जो भौतिक प्रदेश अपने बचते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो सभी हमने देखे। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद में कोई और कंटेंट देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में अपने आरपीएफ के एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम की बात करें जो वनडे एग्जाम है उसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पीछे की लास्ट वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो लास्ट वाली क्लासें आपको जरूर से देखनी है। और कल जो नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु वाला जो चैप्टर है वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को ये डाउनलोड करना है। और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, आप एक बार डाउनलोड करके देखें। सबसे अलग एप्लीकेशन है, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपके लिए हैं जो जो आवश्यक हो सकती हैं आपकी तैयारी के दौरान। चाहे हम बात करें नोट्स के बारे में, चाहे टेस्ट सीरीज की, चाहे सिलेबस की, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर की, या डेली क्विज की बात की जाए, उसके अलावा ऑडियो नोट्स की बात की जाए, जॉब अलर्ट की बात की जाए, जो भी आपकी तैयारी के दौरान छोटी छोटी बातें देखकर ये एप्लीकेशन तैयार कराई गई है, तो आपको ज़रूर से इसे डाउनलोड करना है। और इसी के साथ साथ में थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप सभी को ज्वाइन करना है। जैसे ही आप टेलीग्राम में जाके थ्रोन एजुकेशन सर्च करेंगे तो ये ब्लैक वाले लोगों के साथ में आपको थ्रोन एजुकेशन मिलेगा। उसके अलावा इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से भी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जलवायु वाला चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों।
तब तक के लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में, सहपाठियों के साथ में शेयर करना है। और चीज़ें आपको बेहतरीन लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, बेहतरीन कंटेंट है, एक मार्केट से अलग चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप दबा लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासें जब भी आपके पास में आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, वेट करने की आवश्यकता ना रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे पुनः एक अगली क्लास में, जलवायु हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में।